आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। गर्मी का मौसम है, धूप के अलावा चिढ़ पसीना निकलने से भी होती है। कई बार आपको ऐसा भी लगता होगा कि क्या आपको दूसरों से ज्यादा पसीना आ रहा है? अच्छा, कई लोगों के हाथ से भी बहुत पसीना निकलता है। हाथ ही नहीं, पैर के तलवों से भी पसीना निकलता है। हाथ से पसीना निकलने से पहले फिर आपको दूसरों से हाथ मिलाने से पहले अपनी हथेलियों को पोंछना पड़ता है। कई लोगों के बाल भी हर वक्त पसीने से भीगे रहते हैं। केवल 5 मिनट की एक्सरसाइज में ही कई लोगों का पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो जाता है। अब ये पसीना ज्यादा आने की क्या वजह है और इसका क्या इलाज है, आज यही बात करेंगे हेलो डॉक्टर में। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है और आज तक रेडियो पर हर मंगलवार की तरह मैं हाजिर हूँ हेलो डॉक्टर के साथ। शरीर से पसीना आना कोई एबनॉर्मल चीज नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। ये तो केवल एक स्वाभाविक क्रिया ही है। ये शरीर को उसके सामान्य तापमान को बनाए रखने में मदद करता है। लेकिन कई लोगों को पसीना कुछ ज्यादा ही आता है। हाथों और तलवों से भी अधिक पसीना निकलता है। और तो और केवल गर्मी में ही नहीं, ये समस्या ठंड, बरसात और हर मौसम में बनी रहती है। लिखने में समस्या आती है और भी कई दिक्कतें इसमें आती है। अगर आपके आसपास के एनवायरनमेंट, टेम्परेचर, आपके एक्टिविटी लेवल और स्ट्रेस को ध्यान में रखते हुए आपको औसत लोगों से ज्यादा पसीना आता हो तो ये समस्या है और इसे कहते हैं हाइपरहाइड्रोसिस। तो आखिर ज्यादा पसीना आने का क्या कारण है? कैसे हम हाइपरहाइड्रोसिस की पहचान कर सकते हैं? इसका इलाज क्या है? तो हाइपरहाइड्रोसिस से जुड़े सभी सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद है डर्मालिंक्स की मेडिकल हेड, डर्मेटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट डॉक्टर विदुषी जैन। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आपका आज तक रेडियो पर। थैंक यू प्रतीक, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो डॉक्टर शुरू से शुरू करते हैं। पहले तो यही बताइए कि ये हाइपरहाइड्रोसिस क्या होता है? जी। हाइपरहाइड्रोसिस एक ऐसी अवस्था या एक ऐसी कंडीशन है जिसमें असामान्य रूप से अत्यधिक पसीना आता है। ये किसी इंसान को एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट, जहां इसे फोकल हाइपरहाइड्रोसिस कहा जाता है, किसी के हाथ से ज्यादा पसीना आ सकता है, पैर से, अंडर आर्म से, सर से या फेस से। और कुछ लोगों में ये पूरी ओवरऑल बॉडी को ही इन्वॉल्व करता है, जहां इसको जनरलाइज्ड हाइपरहाइड्रोसिस कहा जाता है। अच्छा, तो डॉक्टर मतलब इसमें आमतौर पर कितना पसीना आना स्वाभाविक है किसी को भी? आमतौर पर इसको क्वांटिटेट करने के कोई भी टेस्ट, क्लिनिकल टेस्ट या फिर कोई भी क्लिनिकल क्राइटेरिया या मेडिकल इक्विपमेंट से हम माप नहीं सकते हैं। पर सामान्यतः शरीर से पसीना आना एक शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का बॉडी का एक थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है। अधिकतर लोगों को, जैसा कि आपने भी मेंशन किया, अधिकतर लोगों को एक्सरसाइज या ज्यादा गर्म वातावरण में रहने पर, चिंता, तनाव महसूस करने पर पसीना आता है। लेकिन हाइपरहाइड्रोसिस में बिना ऐसी किसी भी गतिविधि के या बिना ऐसे टेम्परेचर वेरिएशन के भी पेशेंट को पसीना ज्यादा आता है। तो इसलिए हम इसको क्लिनिकल ही बहुत साउंडली डायग्नोस कर सकते हैं, पर कोई ऐसे मेडिकल इक्विपमेंट्स या फिर ऐसे क्लिनिकली क्वांटिटेटिव टेस्ट अवेलेबल नहीं है जिसे हम माप के बता सके कि ये हाइपरहाइड्रोसिस है। नहीं, तो अगर हम खुद इसे डिटेक्ट नहीं कर सकते तो फिर इसकी जांच कैसे होगी? हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये एक समस्या है और मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए इस सिलसिले में? ये कैसे एक पेशेंट या जिसे भी पसीना ज्यादा आ रहा है वो कैसे तय करेगा ये? हाइपरहाइड्रोसिस के एक्चुअली दो टाइप होते हैं। एक होता है प्राइमरी हाइपरहाइड्रोसिस और दूसरा होता है सेकेंडरी हाइपरहाइड्रोसिस। सेकेंडरी हाइपरहाइड्रोसिस जनरली किसी
बीमारी के बाद या किसी दवा को लेने के बाद शुरू होता है। तो अगर आपको सिर्फ पसीने के साथ साथ और कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, डायबिटीज के पेशेंट्स जो होते हैं जिनको हाइपोग्लाइसीमिया जैसे सिम्टम्स जब आते हैं तब हाइपरहाइड्रोसिस ट्रिगर हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको कोई पिट्यूटरी डिसफंक्शन है या एड्रीनल ग्लैंड डिसफंक्शन है, एक कैंसर होता है जिसे कार्सिनोइड सिंड्रोम होता है, तो जनरली जब एक सेकेंडरी हाइपरहाइड्रोसिस होता है तो पेशेंट को सिर्फ हाइपरहाइड्रोसिस नहीं होती है, उसके साथ सेकेंडरी सिम्टम्स भी आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आपको हाइपरहाइड्रोसिस के साथ और कोई सिम्टम्स भी आ रहे हैं, जैसे थकान लग रही है या फेस बहुत ज्यादा लाल हो जा रहा है, इस तरीके के कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली उस डिजीज को डायग्नोस करने की जरूरत है एंड डेफिनेटली उसको ट्रीट करने से हाइपरहाइड्रोसिस खुद ब खुद ट्रीट हो जाता है। सेकेंडरी हाइपरहाइड्रोसिस के कुछ और भी पैरामीटर्स होते हैं या कुछ और भी लक्षण होते हैं कि ये जनरली अडल्ट्स में होता है जो 25 इयर्स प्लस होते हैं। ये नींद में भी होता है, मतलब कि अगर पेशेंट सो रहा है तो भी ये होगा, और ये पूरी की पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करता है कि मतलब हर हिस्से में होता है। वो जनरली सेकेंडरी हाइपरहाइड्रोसिस में होता है और उसके ये क्राइटेरियाज होते हैं और उसके ये कुछ पिकअप पॉइंट्स होते हैं कि अगर पेशेंट को ये सब हो रहा है तो डेफिनेटली वो सेकेंडरी है, उसे उसके कॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और उस डिजीज या वो कारण जिससे उसको हो रहा है अगर हम उसे करेक्ट कर लेते हैं तो वो ट्रीट हो जाता है। दूसरा होता है प्राइमरी हाइपरहाइड्रोसिस, जहां ना तो कोई बीमारी होती है ना ही कोई मेडिसिन होती है जो पेशेंट ले रहा होता है। ये जनरली जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स को रेगुलेट करता है, वो ओवरड्राइव में चला जाता है, या मतलब वो ज्यादा मीडिएटर सिक्रीट करने लगता है जिसके कारण स्वेट ग्लैंड की सिक्रीशन बढ़ जाती है। ये जनरली लोकलाइज्ड होता है कि जिसका मतलब ये है कि ये कुछ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स को ही इन्वॉल्व करेगा, जैसे कि हैंड्स, फीट, सर या फिर फेस। और ये जनरली बच्चों में स्टार्ट हो जाता है कि मतलब अर्ली एज में स्टार्ट होता है पेशेंट को, और 30 to 50% ऑफ पेशेंट्स में ये जेनेटिक होता है, मतलब वर्षागत होता है, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है। तो इन कुछ पैरामीटर्स को देख के हम जज कर सकते हैं, या इन कुछ कैटेगरीज में अगर हम फिट होते हैं तो हम जज कर सकते हैं कि ये प्राइमरी हाइपरहाइड्रोसिस है। इसके अलावा अगर इतना पसीना आपको आता है कि ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में इंटरफेयर करता है या आपकी डे टू डे एक्टिविटी में आपको इंटरफेयर करता है, तो इसका मतलब है कि ये ज्यादा है और ये एक मेडिकल कंडीशन है, और आपको डॉक्टर के पास जाके इसका जो क्वांटिफिकेशन है या किस ग्रेड का ये हाइपरहाइड्रोसिस है और इसमें किस तरीके का ट्रीटमेंट आपको, किस कैटेगरी का ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए, वो आप इवैल्यूएट करा सकते हैं। ओके, सो डॉक्टर, मतलब ये पसीना या ये हाइपरहाइड्रोसिस है किसी व्यक्ति को होता ही क्यों है, मतलब कारण क्या है इसके? एक्चुअली जो हमारा स्वेट सिक्रीशन होता है या पसीना आने के जो ग्लैंड्स होते हैं उन्हें स्वेट ग्लैंड्स कहते हैं। इनका जो टोटल कंट्रोल होता है वो हमारे ब्रेन, जैसे कि एक पूरा का पूरा एक हायरार्की मैकेनिज्म होता है जिसमें कॉर्टेक्स होता है, फिर वहां से एक सिस्टम चलता है जो मेडुला को इनोवेट करता है, फिर और कुछ सिंपैथेटिक सिस्टम की नर्व्स होती हैं, फिर वो जाके हमारे स्वेट ग्लैंड्स को इनर्वेट करता है या उनको बताता है कि अब स्वेट बनाना है। इस पूरे के पूरे मैकेनिज्म के अंदर अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है जिसका एक्चुअली कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, मतलब वो प्राइमरी कॉज है, तो ये इनर्वेशन जब बढ़ जाती है तो स्वेट ग्लैंड की सिक्रीशन बढ़ जाती है और स्वेट सिक्रीशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हाइपरहाइड्रोसिस होता है। ओके, तो अगर ये किसी को हो जाए हाइपरहाइड्रोसिस, तो इसके साथ और कोई कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, कोई और जोखिम इसके साथ अगर हो वो क्या हो सकते हैं? इसके साथ जो जनरली हम पेशेंट्स में देखते हैं वो दो तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स और इमोशनल प्रॉब्लम्स। फिजिकल प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि जनरली पेशेंट हमारे पास जब प्रेजेंट करता है वो डे टू डे एक्टिविटीज जो होती हैं उसमें हिंड्रेंस करना कॉज कर देता है, कि अगर छोटे बच्चे आते हैं कि वो पेंसिल नहीं पकड़ पा रहे हैं या वो एग्जाम देने गए हैं, पूरा का पूरा पर्चा गीला हो गया है, तो ये कुछ तरीके की प्रॉब्लम्स हैं जिसके साथ पेशेंट आता है। तो ये फिजिकल डिसेबिलिटी अर्ली एज में एग्जामिनेशन की तरह प्रेजेंट करती है, फिर जब वो लोग बड़े हो जाते हैं तो करियर ऑप्शन चूज करने में प्रॉब्लम होता है, कभी कभी राइट या फिर उनकी पसंद का करियर ऑप्शन वो नहीं चूज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस डिसेबिलिटी या लिमिटेशन, क्योंकि ये एक बाधा हो जाती है उसके अंदर।
स्किन पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपकी स्किन इतना स्वेट प्रोड्यूस करती है, अगर हाथों और पैरों में इतना स्वेट प्रोड्यूस करती है, तो कभी कभी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक तरीके का एक्जिमा होता है जिसे पॉम्फुलिक्स कहते हैं, उसके होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं अगर आपको हाइपरहाइड्रोसिस की समस्या होती है तो। हमारी जो बगल और प्राइवेट पार्ट्स के स्वेट ग्लैंड्स होते हैं उन्हें एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स कहते हैं। वो हेयर फॉलिकल के साथ अटैच्ड होते हैं, वहां पर ओपन करते हैं। तो ऐसे जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं और जब हाइपरहाइड्रोसिस इन एरियाज में होता है तो बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन यहाँ पे भी होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो ये तो कुछ फिजिकल हमारे लिमिटेशंस हैं जो हाइपरहाइड्रोसिस की वजह से होते हैं। जो हमारे इमोशनल लिमिटेशंस हैं वो इस तरीके से हैं कि पेशेंट को अपनी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, मतलब अपनी जेब का एक खर्चा भी बढ़ जाता है, प्लान करना पड़ता है अपना पूरा डे। एक सोशल एम्बैरेसमेंट पेशेंट को कभी कभी फेस बहुत ज्यादा होती है, बार बार हाथ पहुंचना पड़ता है या उसको किसी से हाथ मिलाने में भी संकोच होने लगता है। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस इफेक्ट होता है, बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंस पेशेंट का इफेक्ट होता है, पेशेंट में सेल्फ डाउट रेज होता है। कभी कभी लेटर इन लाइफ पेशेंट को सेक्सुअल कांटेक्ट में भी मतलब लिमिटेशन हो जाती है। करियर ऑप्शंस के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और कभी कभी इसकी वजह से पेशेंट की वर्क प्लेस पे, स्कूल में परफॉर्मेंस भी लिमिट हो जाती है। बिल्कुल। तो फिर इसके अलावा अगर हम जी आप कंटिन्यू कीजिए। इसके अलावा अगर हम ये बात करें कि हाइपरहाइड्रोसिस के कारण पेशेंट को लाइफ में कोई और मेजर डिजीज हो सकती है तो नहीं, पर हाँ कुछ सीरियस केसेस में, बिकॉज ये इस तरीके से हमारी बॉडी और लाइफ को इफेक्ट करता है, इट कैन लीड टू डिप्रेशन। पेशेंट डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उनकी लाइफ और मतलब अगर उनको सही तरीका नहीं पता है डॉक्टर के पास जाके इसका इलाज सीख करना, तो डिप्रेशन डेफिनेटली हो सकता है। पर अगर आपको सेकेंडरी, ये हम बात कर रहे हैं प्राइमरी हाइपरहाइड्रोसिस के केसेस में, अगर आपको सेकेंडरी हाइपरहाइड्रोसिस है, अगर कॉज आइडेंटिफाई नहीं किया गया है प्रॉपरली, तो कुछ सीरियस डिजीजेस जैसे कि कार्सिनोइड सिंड्रोम है या कुछ कैंसर्स में भी हाइपरहाइड्रोसिस होती है, तो वो पिकअप करना जरूरी है। ओके, तो फिर इसका परमानेंट इलाज क्या है डॉक्टर? एक्चुअली इसका जो इलाज होता है वो सिवियरिटी पे डिपेंड करता है कि डिजीज कितना सिवियर है। जो ट्रीटमेंट है उसमें सबसे पहले रोल आता है प्रिवेंशन का, कि मतलब आप जो भी कारणों से हमें नॉर्मली स्वेटिंग इंक्रीज होती है वो आप मत करिए। मतलब आप घर पे भी हैं तो लूज फिटेड कपड़े पहनिए, क्योंकि अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा तो दैट बिकम्स अ ट्रिगर कि आपको स्वेटिंग ज्यादा ही होगी। लूज फिटेड कपड़े पहनिए, बहुत ज्यादा तीखा, बहुत ज्यादा गर्म खाना नहीं खाइए। इमोशनल एंजाइटी जितना आप कंट्रोल कर सकते हैं उसे कंट्रोल करिए, बिकॉज ये बेसिक ट्रिगर है स्वेटिंग करने के। तो अगर आप इन्हें कंट्रोल करते हैं तो थोड़ा तो ट्रिगर ही कम हो जाता है। अब बात करते हैं कि हम इसे ट्रीट कैसे करते हैं। तो सबसे कॉमन जो होता है एंटीपर्स्पिरेंट सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम क्लोराइड। 20% एल्यूमिनियम क्लोराइड प्रिस्क्रिप्शन पेपर एंटीपर्स्पिरेंट होता है। जब ये लगाया जाता है फोकल एरियाज जैसे पाम में, सोल्स में, और इसको लगातार लगाए जाने पे जो एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है वो स्वेट ग्लैंड की जो सिक्रीशन होती है उसे कम कर देता है और उसके सिक्रीटरी सेल्स को भी कम कर देता है। तो ये नॉर्मल जो ओवर द काउंटर एंटीपर्स्पिरेंट्स होते हैं उससे स्ट्रॉन्ग होता है, बट हाँ इसका एक थोड़ा साइड इफेक्ट होता है कि ये ड्राइनेस और इरिटेशन कॉज कर सकता है। तो हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही इसको इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा ट्रीटमेंट होता है आयंटोफोरेसिस। आयंटोफोरेसिस एक ट्रीटमेंट है जहां एक लो लेवल इलेक्ट्रिक करंट में पेशेंट के पर्टिकुलर बॉडी पार्ट, जैसे कि जनरली ये पामो प्लांटर हाइपरहाइड्रोसिस में यूज किया जाता है, सोक किया जाता है। इसे हफ्ते में 2 से 3 बार से हम स्टार्ट करते हैं, और जब ये लो लेवल करंट हमारे स्वेट ग्लैंड्स पे स्ट्राइक करता है तो उनकी सिक्रीशन को ये बंद कर देता है। कुछ सेशंस के बाद हम इसे मेंटेनेंस की तरह हफ्ते में 1 बार या महीने में 1 बार करते हैं। तीसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है बोट्युलिनम टॉक्सिन। बोट्युलिनम टॉक्सिन को स्किन की सुपरफिशियल लेयर्स में जब इंजेक्ट किया जाता है तो ये जो कोलिनर्जिक रिलीज हमारी नर्व से होता है जिसके रिस्पॉन्स में हमारा स्वेट निकलता है, ये उसे ब्लॉक करता है। बोट्युलिनम टॉक्सिन एक बहुत ही ज्यादा यूज किया जाने, अगर आपको थोड़ा सीवियर है कि आपकी टॉपिकल एंटीपर्स्पिरेंट से स्वेटिंग नहीं कंट्रोल हो रही है, तो बोट्युलिनम टॉक्सिन एक बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव और बहुत ही ज्यादा यूज किया जाने वाला ट्रीटमेंट है, और इसे साल में 1 या 2 बार ही करना पड़ता है। पर इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि आपको सिर्फ सर्टिफाइड इंजेक्टर से ही इसे कराना चाहिए और ये थोड़ा पेनफुल होता है।
इसके अलावा अगर आप इससे भी ज्यादा स्वेटिंग है और जनरलाइज, ये जो अभी तक हमने बात की है, ये सब ट्रीटमेंट ऑप्शन हम फोकल हाइपरहाइड्रोसिस में यूज करते हैं। अगर स्वेटिंग बहुत ही ज्यादा जनरलाइज्ड है तो आप कुछ मेडिकेशंस होती हैं जिन्हें हम एंटी कोलिनर्जिक मेडिकेशंस कहते हैं, उनका डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं और इनको कुछ समय यूज करने से भी स्वेटिंग कम हो जाती है। अगर अंडर आर्म में स्वेटिंग है तो इसके लिए लोकल सर्जरीज भी अवेलेबल होती हैं एक्सिलरी हाइपरहाइड्रोसिस के लिए, जिसमें हम सर्जिकली ग्लैंड्स रिमूव कर देते हैं, लाइपोसक्शन करते हैं या फिर क्रेटाज करते हैं, जिससे कुछ समय के लिए एक्सिलरी हाइपरहाइड्रोसिस भी ठीक हो जाता है। बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड केसेस के अंदर एक सर्जरी होती है जिसे एंडोस्कोपिक थोरैसिक सिंपैथेटिक टमी कहते हैं, जो कि बहुत हद तक इस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन ये बहुत एडवांस्ड केसेस में की जाती है। आजकल कुछ नए ट्रीटमेंट्स आए हैं जैसे कि माइक्रोवेव थेरेपी और माइक्रोनीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी थेरेपी। इनके ट्रीटमेंट से ना तो ये इन्वेजिव होते हैं और इन ट्रीटमेंट ऑप्शन से काफी हद तक हाइपरहाइड्रोसिस को कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर, लोग खासकर आजकल काफी गूगल करते हैं कि इसके घरेलू उपचार क्या है, तो जैसे आप जनरलाइज का बता रही हैं जिसमें हाइपरहाइड्रोसिस जो जनरल ही होता है, तो उसके क्या हम घर पे रह के उसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं? क्या क्या तरीके होंगे, सही तरीके? एक्चुअली घर में रह के ऐसी कोई चीज जो आजकल बहुत प्रचलन हो गया है DIYs का, तो हाइपरहाइड्रोसिस के लिए एज सच कोई DIY है नहीं। बट जैसा कि मैंने पहले भी बोला, ऐसी जो भी चीज जो बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करती है या इन जनरल स्वेटिंग को बढ़ाती है, हम उन सब को अगर हम अवॉइड करें तो हम घर पर रहकर बहुत हद तक इसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लूज कपड़े पहने, टाइट फिटेड कपड़े ना पहने, अंडर आर्म्स में स्वेट पैड्स यूज करें, हॉट स्पाइसी फूड अवॉइड करें, हर रोज नहाएं और नहाने के टाइम एंटीबैक्टीरियल सोप यूज करें। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिसमें हम घर में रह के इनकी कॉम्प्लिकेशन, हाइपरहाइड्रोसिस की कॉम्प्लिकेशंस को भी हम थोड़ा कम कर सकते हैं और इसको बढ़ने से थोड़ा रोक सकते हैं। बट एज सच अगर आप इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर हाइपरहाइड्रोसिस के पेज को भी ओपन करते हैं तो वहां जाके अगर आप पढ़ते हैं तो ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स और ग्लूटेन फ्री डाइट के बारे में मेंशन किया गया है, बट उसका कोई साइंटिफिक बैकअप नहीं है। ठीक है डॉक्टर विदुषी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतने सवालों के जवाब देने के लिए और आज तक रेडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू प्रतीक जी। तो उम्मीद है इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आपको खूब सारी जानकारियां मिली होंगी। अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हो, कोई सलाह हो, कोई सुझाव या शिकायत हो, तो हमें लिख सकते हैं radio@aajtak.com पर। साथ ही हेलो डॉक्टर को आप हबहॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन, पॉकेट कास्ट जैसे तमाम प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है और अब मुझे दीजिए इजाजत। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार नितिन ठाकुर के साथ कीजिए मुलाकात अपने मनी मैनेजर से।